Hello and welcome to this new video. In this video, we will be going to understand about Rajiv Gandhi's tenure in between 1984 to 1991. In the last video, we had learned about his mother and the first woman prime minister of India, Indira Gandhi. Her tenure was between 1966 to 77 and 1980 to 1984. She was well known for her decision-taking policy. She has taken different important decisions regarding political and economical issues, just like nationalization of banks, then cancelling the pensions, then Operation Blue Star and many more. उनकी जो डिसीजन पावर थी, डिसीजन टेकिंग पावर थी, उसके लिए वो जानी जाती थी. उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए वो बहुत मे बी हार्श बट वो उन डिसीजन के ऊपर फर्म रही और जब उनको जो चीज़ सही लगी उन्होंने वो सारे डिसीजन लिए. और अनफॉर्चुनेटली इन 1984 शी वाज assassinated by her own personal bodyguard. 1984 में उनके खुद के जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा उनकी हत्या की गई थी. और उसके बाद हर सन राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन 1984. 1984 में वो प्राइम मिनिस्टर बने. 1980s का जो एरा था वो पॉलिटिकल इश्यूज के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड रह चुका है. जैसे ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहले उन्होंने डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की. एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो एक ईयर था जैसे 21 ईयर की एज में इलेक्शंस की राइट हुआ करता था एज ए वोटर, वो उन्होंने कम करके 18 ईयर का इनके टेन्योर से स्टार्ट हुआ है. उसके बाद ट्राई टू सॉल्व द तमिल माइनॉरिटी इशू है ना श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटीज का इशू चल रहा था. श्रीलंका और तमिल और इंडिया की बाउंड्री तमिलनाडु और उसके बाद श्रीलंका लगता है, आपको पता है. तो उस समय राजीव गांधी ने श्रीलंकन सरकार को हेल्प की थी, उनको शांति सेना भेज कर ये जो तमिल माइनॉरिटी का इशू था इसको सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की थी. बट दैट उनके इस इशू के उनकी इस हेल्प से वो खुद ही परेशानी में आ गए और उसका 1991 में वो किस तरीके से असैसिनेटेड हुए थे हम आगे देखने वाले. इसके बाद क्रिटिसाइज फॉर द बोफोर्स स्कैम. अगर उनके पीरियड की बात की, उनके टेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले उन्होंने इकोनॉमिक और साइंस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की. उसके बाद उन्होंने श्रीलंकन जो तमिल माइनॉरिटी का इशू था उसको हेल्प की. उसके बाद बोफोर्स स्कैम जो लॉन्ग रेंज की एक तोप थी, उसकी बोफोर्स नाम की जो फॉरेन कंपनी थी, ये तोप हम उनसे खरीदने वाले थे इंडियन डिफेंस के लिए. और उस बोफोर्स में बहुत एक करप्शन का घोटाले के चार्जेस इनके ऊपर लगे थे और इसके चलते पूरी तरीके से उस समय के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी डिफीटेड हो चुकी थी बोफोर्स स्कैम के इशू की वजह से. उसके बाद कुछ पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने आकर जनता दल नाम की पार्टी एस्टैब्लिश की और उनके जो नेता थे वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, वो भारत के पंतप्रधान बने. मगर अंतर्गत कलह की वजह से विश्वनाथ प्रताप सिंह ज़्यादा दिनों तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रह सके. उनके दौरान उनके टेन्योर में ओबीसी का रिजर्वेशन, ये उनका ही कंट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं. उसके बाद चंद्रशेखर बिकम द सक्सेडेड हिम. चंद्रशेखर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने और उनकी भी सरकार ज़्यादा दिन तक चली नहीं. 1991 में फिर से जनरल इलेक्शन होने वाले थे, बट जिस तरीके से श्रीलंका की तमिल माइनॉरिटी के इशू में राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार को हेल्प की थी, उस वजह से जो तमिल कम्युनिटी थी इंडिया की वो पूरी तरीके से नाराज थी राजीव गांधी जी के ऊपर. और 1991 में जब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए तमिलनाडु गए, उस समय वहाँ की जो संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल LTTE, इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी 1991 में. ही वॉज assassinated by the LTTE, उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी. और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया कि बोफोर्स स्कैम का जो चार्जेस उनके ऊपर लगे थे करप्शन के, उन चार्जेस में से 2004 में वो पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हुए, निर्दोष. इसके बाद 1980s की एड जो कुछ साल थे उसमें
जो जम्मू और कश्मीर में कश्मीर का जो मुद्दा था उसके ऊपर भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे पूरी तरीके से खराब हो चुके थे और बार बार वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते होते वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनको वैली से वहाँ से भागना पड़ा था। और आज उसका वो जो इशू बहुत बड़ा हो चुका है और उसने आज टेररिस्ट का रूप ले लिया है। तो इस तरीके से ये पूरा टेन्योर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं राजीव गांधी जी का 1984 से 1991 के बीच में। तो ये हो गया 1980 टू 1991 का टेन्योर ऑफ राजीव गांधी। अब हम देख रहे हैं चेंजेस आफ्टर 1991। चेंजेस आफ्टर 1991। देखिए 1991 ये जो साल है ये पूरी दुनिया के नज़र से और इंडिया के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रह चुका है, क्योंकि 1991 में आपको पता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद वॉर क्या होता है, वॉर के ड्रॉबैक्स क्या है, ये सभी सारी दुनिया को समझ में आ चुका था। इस वजह से आगे भविष्य में इस तरीके का वॉर ना हो, इस वजह से कुछ देशों ने इकट्ठा कर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी और उसके चलते वार तो रुक चुका था, मगर उस समय के जो दो बड़ी महासत्ताएं थी अमेरिका और रशिया, इनके डोमिनेंस में बहुत छोटे बड़े राज्यों को, बहुत छोटे बड़े कंट्रीज को उनके डोमिनेंस में रहना पड़ रहा था। वो खुद की आज़ादी से राइट जी नहीं सकते थे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी उनकी हो नहीं रही थी। और एक तरीके से रशिया अमेरिका को कम दिखाना चाहता था, अमेरिका रशिया को कम दिखाना चाहता था, डेवलपमेंट वो कर रहे थे बट वो पूरा फ्री माहौल नहीं था। एक प्रकार का युद्ध तो नहीं था पर युद्धजन्य परिस्थिति थी, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर कह सकते हैं, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। और इस कोल्ड वॉर का जो एंड है वो 1991 में हुआ। दुनिया के नजरिए से 1991 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। अब देखते हैं हम लोग इंडिया की नजर से कैसे। इंडिया ने तो शुरुआती दौर से ही मतलब एक न्यूट्रल पॉलिसी को एडॉप्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के को फॉलो करते हुए। ना ही वो अमेरिकन ग्रुप में थे, ना ही रशियन ग्रुप में थे। 1991 में जो रशिया के ग्रुप में के छोटे मोटे जितने भी देश थे उन सभी को आज़ादी दे दी गई थी। सब पूरा दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, मतलब हर देश फ्री था, दुनिया एक मार्केट बन चुकी थी, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ व्यापार कर सकता था, ट्रेडिंग रिलेशन रख सकता था। और इसकी वजह से हर एक देश की इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो सुधारने वाली थी। और इसी का फायदा पीवी नरसिम्हा राव उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने लेना चाहा, एक प्रकार से इंडिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को शुरुआत हुई। तो इस वजह से 1991 ये जो साल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रह चुका है अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड वर्ल्ड एज वेल। अब देखते हैं 1996 टू 1999, 1996 टू 1999 ये सालों में जितनी भी सरकारें बनी वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन की थी। कोई भी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं रही थी। 2-3 प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, देन एच.डी. देवेगौड़ा, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, मगर कोई भी सरकार पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो नहीं पा रही थी, क्योंकि किसी भी सरकार को पूरी तरीके से बहुमत मिल नहीं रहा था और इस वजह से सभी सरकारें शॉर्ट स्पैन की रह चुकी थी। उसके बाद 1999 में कुछ पार्टीज ने इकट्ठा के जनता पार्टी के फ्लैग के नीचे सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी became the प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तरीके से 2000 तक 1999 तक का पूरा एरा हम लोगों ने यहाँ तक देखा है। हम लोग इस लेसन में क्या देख रहे थे, इवेंट्स आफ्टर 1960 से लेकर 1999 तक सारे इवेंट्स मैंने आपको वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश की है। द पीरियड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पीरियड ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, द पीरियड ऑफ राजीव गांधी एंड चेंजेस बिफोर आफ्टर द 1991। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में इसके पहले और इस वीडियो में यहाँ तक आप लोगों को समझने की कोशिश की। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियोस। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में देखना है कि सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस जो हुए, दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द लेसन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो।
Then until then, goodbye.